8 अप्रैल 1929 की सुबह दिल्ली में सामान्य सी लग रही थी, लेकिन हवा में एक अलग ही जोश और उम्मीद की खुशबू थी। पुराने शहर की गलियों में मुर्गा अपनी सुबह की आवाज दे रहा था और हल्की धूप झरोकों से कमरे में घुस रही थी। बाजार में हल्की हलचल थी, कुछ दुकानें खोलने लगीं, लोग सड़कों पर चलते हुए अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। लेकिन सीताराम बाजार के एक छोटे से कमरे में हलचल पूरी तरह अलग थी। दो जवान भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपनी तैयारी में लगे हुए थे। दोनों ने खाकी रंग के कपड़े पहने और ऊपर से ओवरकोट डाला। भगत सिंह ने अपनी मशहूर हैट पहनी और दत्त ने गंभीर मुद्रा बनाए रखी। नाश्ता शायद किसी ने ठीक से नहीं किया, लेकिन किसी को भूख की याद नहीं थी, क्योंकि उनके दिलों में देश को जगाने की आग जल रही थी। उनके पास 2 बम थे और ढेर सारे पर्चे। यह बम किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजों को उनके अत्याचार की हकीकत सुनाने के लिए थे। सुबह 8 बजे कमरे की छोटी खिड़की से हल्की धूप भीतर आ रही थी। बाहर सड़क पर रथ और रिक्शे चलते हुए दिख रहे थे। बच्चे स्कूल जाने के लिए भाग रहे थे। कमरे में चाय की खुशबू थी और हल्की आवाज़ों के बीच दोनों ने अपने काम की अंतिम जांच की। दत्त ने भगत सिंह की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। बिना कहे ही दोनों समझ गए कि आज उनका जीवन और देश का भविष्य बदलने वाला है। लगभग 9 बजे उन्होंने खाकी के कपड़े और ओवरकोट ठीक किए। भगत सिंह ने अपने जूते कसकर बांधे और हैट की जांच की। उन्होंने अपने पास रखे बमों और पर्चों को देखा। हर चीज की स्थिति ठीक होनी चाहिए थी। उन्होंने देखा कि पर्चों में संदेश साफ और पठनीय हैं। यह दिन केवल साहस की परीक्षा ही नहीं, बल्कि रणनीति, समझदारी और देशभक्ति की परीक्षा भी था। दोपहर करीब 12 बजे सेंट्रल असेंबली में कार्यवाही जारी थी। सर जॉन साइमन और कई ब्रिटिश अधिकारी मौजूद थे। पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। ये काले कानून भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए बनाए गए थे। अंदर असेंबली में अधिकारी और सदस्यों के बीच बहस गर्म थी। भगत सिंह और दत्त विजिटर्स गैलरी में बड़ी आसानी से पहुंच गए। सुरक्षाकर्मी उन्हें पहचान नहीं पाए। उनका आत्मविश्वास और शांत मुद्रा किसी डर को नहीं दिखा रही थी। गैलरी की लकड़ी की रेलिंग पर हाथ टिकाए दोनों सही पल का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर न तो डर था न घबराहट। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी तैयारी अंतिम बार जांची। लगभग 12:30 बजे जब विट्ठल भाई पटेल बिल पर अपना निर्णय सुनाने के लिए खड़े हुए, भगत सिंह ने भी उठकर बम फेंका। पहला धमाका हुआ, धुआं फैल गया, लोग इधर उधर भागने लगे। फिर दूसरा धमाका हुआ। भीड़ में अफरा तफरी थी, लेकिन भगत सिंह और दत्त पूरी तरह शांत थे। धुएं के बीच से उनकी आवाज़ सबसे बुलंद सुनाई दी, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। उन्होंने अपनी जेबों से पीले पर्चे निकाले और हवा में उछाल दिए। पर्चों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। भीड़ में मौजूद लोग स्तब्ध थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोई इतनी शांति और साहस से अपने देश की आवाज़ बुलंद कर सकता है। असेंबली में भगत सिंह और दत्त भाग नहीं पाए। उनका मकसद भागना नहीं था। उन्होंने अपनी पिस्तौल मेज पर रख दी और चिल्लाकर कहा, हम आत्मसमर्पण करते हैं। जेल की राह शुरू हुई। पहले दिल्ली की जेल, फिर मियांवाली और लाहौर। उन्हें आम अपराधियों की तरह रखा गया। गंदा खाना, फटे कपड़े, अमानवीय व्यवहार। भगत सिंह ने विरोध में भूख हड़ताल शुरू की। यतीन्द्र नाथ दास 63 दिन तक कुछ नहीं खाया और शहीद हो गए। भगत सिंह को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की गई। उनकी नाक में नली डाली गई। उन्हें पीटा गया, लेकिन उनका हौसला अडिग रहा। जेल में उनके साहस और दृढ़ता की खबर पूरे देश में फैल गई। शहर के बच्चे और युवा इनकलाब चिल्लाने लगे। ब्रिटिश सरकार डरी हुई थी। उनके कार्यों ने युवा पीढ़ी में क्रांति का भाव जगाया। लोगों ने गुप्त रूप से पर्चे बांटने शुरू कर दिए। अंततः 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। देश भर में हाहाकार मच गया। लोगों ने प्रार्थना की और शहीदों के साहस को याद किया। 23 मार्च 1931 की शाम तय समय से पहले ही फांसी दी गई। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया। मेरा रंग दे बसंती चोला गाया और हंसते हंसते शहादत को गले लगाया।
उनके जाने के बाद देश में सन्नाटा छा गया, पर वह सन्नाटा एक बड़े तूफान की आहट था जिसने आखिरकार 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। इस दिन की सुबह से शाम तक की कहानी केवल एक घटना नहीं थी, यह साहस, त्याग और देशभक्ति का पूरा अनुभव था। अगर आपको भारतीय शेरों की ऐसी कहानियां देखना पसंद है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।